हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स होता क्या है? किसी भी डेटा को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? अकाउंट्स कहलाता है। किसी भी डेटा को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जा रहा है कहलाता है अकाउंट्स। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। सेकेंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पर्सनल अकाउंट्स होता क्या है। पर्सनल अकाउंट किसी भी फर्म नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, बैंक नेम, स्कूल नेम, किसी भी नाम से कोई भी अकाउंट ओपन किया जाए हमारे लिए क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हैव थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल। सेकेंड इज नेचुरल पर्सनल एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मीन्स होता है जो मूवमेंट नहीं कर सकते, जो एक जगह फिक्स हैं। नेचुरल मीन्स जो मूवमेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जिसमें किसी को रिप्रेजेंट किया जाए, बार बार किसी के बारे में बोला जाए, रिप्रेजेंट किया जाए। आर्टिफिशियल के बारे में फॉर एग्जांपल हम लेते हैं HDFC बैंक, ये हमारे लिए क्या है? आर्टिफिशियल। कोई भी स्कूल या फिर कोई भी कंपनी, JCB लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है, ये हमारे लिए क्या है? आर्टिफिशियल। मीन्स जो एक जगह फिक्स रहेंगे, हमारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकते। नेचुरल मीन्स जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेटर्स, क्रेडिटर्स। क्लियर? एंड देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरे यहाँ 10 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉय में से मिस्टर एक्स की सैलरी मुझे देनी बाकी है, तो मैं बार बार रिप्रेजेंट करूँगा मिस्टर एक्स, मुझे आपकी सैलरी देनी है, तो एक्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो 31 मार्च को मेरे लिए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे लिए क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। क्लियर हो गया? पर्सनल किसी भी एनी नेम, फॉर्म नेम, इंस्टीट्यूशन नेम, बैंक नेम से कोई भी अकाउंट ओपन किया जाए वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट हैव थ्री टाइप्स, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड देन रिप्रेजेंटेटिव। आर्टिफिशियल पर्सनल मीन्स जो एक जगह फिक्स रहते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। नेचुरल मीन्स जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जिसमें किसी को रिप्रेजेंट किया जाए। Impersonal have two type. First is real and then second is nominal account. First is real account and second is nominal account. Real have two types. First is tangible real and second is intangible real. Intangible real. What do you mean by tangible real? Tangible real means we can see and touch, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है? tangible real. We can't see and touch, only feel. It's an intangible real. Tangible real, for example, land and building, plant and machinery, furniture and fixtures, typewriter, ये हमारे लिए सारे क्या हैं? tangible real, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। intangible real, goodwill, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट मीन्स नाम मात्र के खाते। इसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर टू बी रिकॉर्डेड, आर टू बी रिकॉर्डेड। इसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्सपेंसेस और इनकम, फॉर एग्जांपल हमने वेजेस पे किया तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोई कमीशन रिसीव्ड किया हमने तो हमारे लिए क्या है? इनकम तो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं सर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हमारे अकाउंट्स में 3 गोल्डन रूल होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स का क्या रूल होता है? पर्सनल अकाउंट्स का हमारा रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट किया जाएगा और देने वाले को क्रेडिट किया जाएगा। सेकंड गोल्डन रूल इज रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out, credit what goes out.
जो आया उसे डेबिट कीजिए बिजनेस के अंदर और जो गया उसे क्रेडिट कीजिए। एंड नॉमिनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या है हमारा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स हैव क्रेडिट बैलेंस। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस का डेबिट बैलेंस होगा, इनकम्स एंड गेन्स का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर हो गया। अकाउंट्स किसी भी डेटा को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना अकाउंट्स कहलाता है। अकाउंट्स हैव टू टाइप, फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकंड इज इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स का रूल होता है हमारा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल में हमारे रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का रूल होता है हमारे लिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स हैव क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या करनी है कि कौन सा हमारा रियल है, कौन सा हमारा पर्सनल है, कौन सा हमारा नॉमिनल है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। मोस्टली स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं 11th 12th के बाद भी, उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमारे लिए क्या पर्सनल है, क्या रियल है और क्या नॉमिनल है। कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हमारे लिए क्या पर्सनल होगा, क्या रियल होगा और क्या नॉमिनल होगा। देखिए क्या एग्जांपल है हमारे। फर्स्ट इज, मैंने इधर लिखा रियल, पर्सनल एंड देन नॉमिनल। तीनों में आइडेंटिफिकेशन देखना है हमें, तो रियल, पर्सनल एंड देन नॉमिनल में देखिए क्या आइडेंटिफिकेशन है हमारा। मैंने भी बताया पर्सनल अकाउंट्स किसी भी नेम से हमारा ओपन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिए थे ICICI बैंक, ये हमारे लिए क्या है, पर्सनल है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट्स हैं। डेटर्स हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट हैं। क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट्स हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में फॉर एग्जांपल परचेज, सेल, वेजेस, सैलरी, कमीशन, रेंट, ये हमारे लिए क्या है, नॉमिनल। एंड देन रियल में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। एंड देन रियल में 3 आइटम्स याद रखना, मोस्टली पूछे जाते हैं, कैश, कैश पेड एंड कैश रिसिव्ड। यदि ये तीनों आइटम आपको नज़र आ रहे हैं, तीनों की तीनों हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट है। कैश लिखा हो, कैश पेड लिखा हो या फिर कैश रिसिव्ड लिखा हो, रियल, पर्सनल, नॉमिनल में आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक हमारा गोल्डन रूल है जिसे आपको माइंड में रखना है। मैंने भी बताया कि हमारे लिए परचेज, सेल, वेजेस, सैलरी, कमीशन, रेंट हमारे लिए क्या होते हैं, नॉमिनल होते हैं। यदि मैंने एक वर्ड यूज़ किया, मैंने कहा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यदि मैं अभी बात करता हूँ रेंट रिसीव्ड की, तो ये मेरे लिए क्या था, नॉमिनल था। लेकिन मैंने इसके साथ एक वर्ड ऐड कर दिया इन एडवांस, तो मेरे लिए क्या बन गया, ये पर्सनल अकाउंट बन गया। ये मेरे लिए बन गया पर्सनल अकाउंट्स। तो आपको गोल्डन रूल क्या याद रखना है, नॉमिनल अकाउंट्स में किसी भी एक्सपेंसेस और इनकम्स में प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, देन नॉमिनल कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अकाउंट। क्लियर। प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए किसी भी एक्सपेंसेस या इनकम में, तो नॉमिनल कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल अकाउंट हो गया हमारे लिए। यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे लिए क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। यदि क्वेश्चन में सिंपली वर्ड्स में लिखा आता है एक्सपेंसेस, तो हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। यदि हमने एक्सपेंसेस के आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन नॉमिनल कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया कि रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है एंड पर्सनल क्या होता है। तीनों रूल्स क्लियर हैं। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड देन नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स हैव क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है। आज हमने अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया, अकाउंट्स की डेफिनेशन। लेकिन अकाउंटेंसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, किस लिए हमें ज़रूरत पड़ी अकाउंटेंसी की। कोई भी बिजनेसमैन जब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन एक्चुअल नेट प्रॉफिट क्या हुआ, वो बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो फाइंड आउट करना कि ईयर एंड पे मैंने कितना कमाया।
तो उसके लिए हमें अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ी, एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ी जो सिस्टमेटिकली सारे डेटास को रिकॉर्ड कर पाए। यदि उसने सिस्टमेटिकली सारे डेटास को रिकॉर्ड कर रहा तो उस कंडीशंस में हम फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि ईयर एंड में हमने पूरे साल में क्या अर्न किया और हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है ईयर एंड पे, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमें अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ी और अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ी। कुछ हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स के अंदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं। देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं असेट्स के बारे में। असेट्स क्या होते हैं, इसके लिए सिंपल सी एक डेफिनेशन याद रख लेना। असेट्स एट प्रेजेंट जो हमें बेनिफिट दे और इन फ्यूचर हमें बेनिफिट्स दे, वो हमारे लिए क्या है, असेट्स। असेट्स हैव टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज करंट असेट्स एंड सेकंड टाइप इज नॉन करंट असेट्स। फर्स्ट टाइप इज करंट असेट्स एंड सेकंड टाइप इज नॉन करंट असेट्स। यहाँ हम डिस्कस करते हैं करंट असेट्स के बारे में कि करंट असेट्स क्या होती है। करंट असेट्स में आपको याद रखना है ड्यूरिंग द ईयर एक रेलिवेंट पीरियड में जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या है, करंट असेट्स। क्लियर? विद इन अ ईयर जो हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाए हमारे लिए करंट असेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कैश, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, विद इन ए ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए हमारे लिए क्या होती हैं, करंट असेट्स होती हैं। मैंने ये आपके बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, कैश, स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कुछ हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 100 पेन मैन्युफैक्चर किए, 100 पेन मैन्युफैक्चर किए। 100 पेन में से 20 पेन कैश सेल कर दिए, 50 पेन मैंने क्रेडिट सेल की एंड देन 30 पेन अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स हमारा सेल नहीं हुआ ईयर एंड पे। 20 पेन जो मैंने कैश सेल किए, कैश सेल का मीन्स है कि मैंने पेन दिए और पैसे लिए, इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो गया, विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो गया, तो हमारी करंट असेट्स की जो कंडीशन थी वो कंप्लीट कर गई। तो करंट असेट्स की कंडीशन में कैश हमारे लिए क्या है, एटलीस्ट करंट असेट्स, कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट हो गया। क्रेडिट सेल का मतलब होता है मैंने उधार माल बेच दिया, उधार पेन मैंने सेल किए 50 पेन। अब जैसे ही मैंने उधार पेन सेल किए तो उस कंडीशन में मेरे क्या रेज हो गए, कस्टमर रेज हो गए, और कस्टमर का दूसरा नाम क्या होता है, डेटर। डेटर्स रेज हो गए मेरे, एटलीस्ट डेटर मुझे विद इन 3 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 8 मंथ्स, मीन्स विद इन अ ईयर हमें ये क्रेडिट सेल जो मैंने किया कस्टमर को वो मुझे पैसे रिफंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो उस कंडीशन में मेरे लिए क्या हो गया, डेटर्स मेरे लिए क्या हो गया, करंट असेट्स हो गया, क्योंकि 1 ईयर के अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो रहा है। 30 पेन अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स का मीन्स क्या है आपका, जो माल आपका अभी तक सेल नहीं हुआ वो हमारे लिए क्या है, अनसोल्ड गुड्स। क्या ये 30 पेन 1 ईयर के अंदर सेल नहीं होंगे, 1 ईयर के अंदर सेल हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में या तो कैश सेल होंगे या क्रेडिट सेल होंगे। कैश सेल हुए तो इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो गए, क्रेडिट सेल हुए तो विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे लिए कैश, स्टॉक, डेटर तीनों के तीनों क्या हो गए, करंट असेट्स हो गए। क्लियर हुआ? नॉन करंट असेट्स क्या होता है? नॉन करंट असेट्स, वन टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैंने कोई असेट्स परचेज की, उस असेट्स को परचेज कर रहा हूँ मैं उसका लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट्स लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने उस असेट्स को परचेज किया और रीसेल कर दिया, ऐसा तो नहीं करूँगा। नॉन करंट असेट्स में मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, असेट्स परचेज की, उसका बेनिफिट मैं लॉन्ग टाइम तक लूँगा। नॉन करंट असेट्स हैविंग 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज टेंजिबल असेट्स and second type is intangible assets. First type is tangible assets and second type is intangible assets. Tangible assets की मीनिंग हमने अभी डिस्कस की थी, we can see and touch, it's an tangible assets, and we can't see and touch, it's an intangible assets. Tangible assets के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, टाइपराइटर्स, कंप्यूटर्स,
एंड इंटेंजिबल एसेट्स के हमने एग्जांपल पढ़े थे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, ये एग्जांपल हमने पढ़े थे अभी। लेकिन हमने ये तो पढ़ लिया टेंजिबल एसेट्स में वी कैन सी एंड टच एंड वी कांट सी एंड टच, लेकिन इसके अंदर ये गुडविल एक शॉर्ट वर्ड लिखा हुआ है। गुडविल होता क्या है? गुडविल मीन्स है इट्स एन रेपुटेशन। किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की रेपुटेशन क्या है, क्या गुडविल है, क्या क्रेडिट वर्थनेस है, ये हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे गए, आपने कहा मुझे हल्दीराम की नमकीन चाहिए, हल्दीराम का बिस्किट चाहिए, हल्दीराम ही क्यों मांगा आपने? मीन्स उसकी रेपुटेशन है, उसकी गुडविल है। क्या हम इसे देख सकते हैं और छू सकते हैं? एवरी यूज़र क्या ऐसा कर सकता है? नहीं। कंपनी ऑनर है वो इस चीज़ को फील करेंगे। फील कैसे करेंगे? मीन्स उनकी सेल इंक्रीज हो रही है, सेल इंक्रीज हो रही है मीन्स उनका मार्केट में नाम हो रहा है, नाम हो रहा है मीन्स उनकी गुडविल बन रही है। क्लियर? कॉपीराइट क्या होता है हमारे लिए? कॉपीराइट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी बुक्स के ऊपर अपने राइट्स जमाना, अपना अधिकार जमाना। फॉर एग्जांपल हम डीके गोयल सर की बुक डिस्कस करते हैं डीके गोयल सर की बुक डिस्कस, तो आपने कई बार देखा होगा डीके गोयल सर की बुक्स के ऊपर इस तरह का सिंबल बना होता है, सी के ऊपर सर्कल, सी के ऊपर सर्कल। तो ये जो सर्कल है ये हमारे लिए कौन सा सर्कल है? ये कॉपीराइट का सिंबल है। कॉपीराइट का सिंबल मीन्स इस डीके गोयल सर की बुक, अकाउंटेंसी बुक के ऊपर डीके गोयल सर लिखा हुआ है, डीके गोयल सर का राइट है, इस पे कॉपीराइट है डीके गोयल सर का। क्या आप अपने नाम से इसे पब्लिश करा सकते हो? नहीं। यदि आपने ऐसा किया तो वो ऑफेंस होगा, पनिशेबल होगा, आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पे किसका राइट है? कॉपीराइट्स किसका है? डीके गोयल सर का। तो इट्स मीन्स इंटेंजिबल असेट्स। आपने कई बार पढ़ा ये पेटेंट्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक आपकी मिसाइल है जिसे कि 10 साइंटिस्ट बना रहे हैं, ABCDEFG समथिंग। तो इन 10 साइंटिस्टों ने मिलकर एक मिसाइल बनाई। जब इस साइंटिस्टों ने मिलकर मिसाइल बनाई तो उस कंडीशंस में क्या एक साइंटिस्ट इस मिसाइल को परमिशन दे देगा? गवर्नमेंट को यदि हम लॉन्च करनी है तो गवर्नमेंट को देनी है, टेक ओवर करनी है। क्या एक साइंटिस्ट के बिहाफ पे ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। एक फाइल बनेगी, उस फाइल में 10 साइंटिस्टों का नाम लिखा जाएगा, किसने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए साइंटिस्ट ने 50% रोल प्ले किया तो ए का 50% आ गया, बी ने 5% किया, सी ने 6% किया, इसने 7% किया, इसने 4% किया। तो आपको ना टोटल परसेंटेज लिखी होगी उस फाइल के अंदर। मीन्स 10 के 10 साइंटिस्ट जब परमिट करेंगे तो उस कंडीशंस में उस मिसाइल को हम आगे किसी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मीन्स इनका क्या है? पेटेंटशिप है, इनका अधिकार है। कॉपीराइट और पेटेंटशिप मीन्स थोड़ा सा अलग है, लेकिन मीन्स दोनों का क्लियर होता है कि अधिकार जमाना, अपना राइट्स लेना। क्लियर है? इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। लाइबिलिटी का मीन्स क्या होता है ये तो आपको क्लियर होगा। देखिए लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। लाइबिलिटीज़ का मीन्स है जहाँ से आपने उधार लिया वहाँ आपको रिफंड तो करना पड़ेगा, रिटर्न तो करना पड़ेगा। रिटर्न फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी हैव टू टाइप, फर्स्ट इज करंट लाइबिलिटी एंड सेकंड इज नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी एंड सेकंड इज नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? ड्यूरिंग द ईयर, विद इन ए ईयर जिनकी पेमेंट की जाए वो हमारे लिए क्या होती है? करंट लाइबिलिटी। एक साल के बाद जिसकी पेमेंट की जाए वो हमारे लिए क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा। नॉन करंट लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिबेंचर्स। ये हमारे लिए क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, विद इन ए ईयर जिनकी पेमेंट की जाए वो हमारे लिए करंट लाइबिलिटी, आफ्टर 1 ईयर जिनकी पेमेंट की जाए वो हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स का दूसरा नाम क्या होता है? सप्लायर। जिससे हमने उधार माल खरीदा उसकी पेमेंट तो हमें 1 ईयर के अंदर पेड करना पड़ेगा, जब भी हमें आगे उधार माल मिल सकता है, अदरवाइज नहीं।
बिल्स पेबल और ये आपने पढ़ा था बिल्स रिसीवेबल के बारे में। इसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दो पार्टी हैं। एक्स हमारे सेलर हैं, वाई हमारे परचेजर हैं। एक्स ने वाई को क्रेडिट सेल कर दिया 5 लाख रुपीज़ का, 5 लाख का उधार माल बेच दिया मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को। जैसे ही क्रेडिट सेल किया तो क्या रेज हो गए, डेटर रेज हो गए। लेकिन एक्स को थोड़ा सा बिलीव नहीं हो रहा मिस्टर वाई के ऊपर कि ये हमारा अमाउंट देंगे या फिर नहीं देंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशंस में मिस्टर एक्स कहते हैं मिस्टर वाई से कि भाई मैंने आपको क्रेडिट सेल तो कर दिया, मेरे डेटर्स भी रेज हो गए, आप मेरे को कह भी रहे हो कि आप हमारा पैसा वापस कर दोगे विद इन ए ईयर, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तो एक्स कहता है हम दोनों आपस में एक लीगल एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक लीगल एग्रीमेंट कर लेते हैं। मिस्टर एक्स कहता है ठीक है, मैं एक बिल लिखूंगा आपके ऊपर, एक बिल लिखा जाएगा, एक लीगल पेपर जो तैयार हो रहा है बिल लिखा जाएगा। बिल मिस्टर एक्स ने लिखे, मिस्टर एक्स राइटर है क्योंकि ये सेलर है तो होल्डर भी यही होंगे। तो उस कंडीशन में मिस्टर एक्स ने बिल लिखा मिस्टर वाई के ऊपर। उस बिल में क्या क्या कंडीशंस लिखी हैं कि मैंने मिस्टर एक्स को समथिंग डेट्स पे 5 लाख का क्रेडिट सेल किया, विद इन 6 मंथ्स ये मुझे अमाउंट रिफंड कर देंगे, यदि ऐसा नहीं करते तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। कुछ इस तरह की कंडीशंस लिखी गई बिल्स पे। तो बिल्स किसने दिया, एक्स ने दिया। किसे दिया, वाई को दिया। वाई ने क्या किया, उस बिल को रीड किया। वाई ने बिल रीड करने के बाद किसे वापस किया, वाई ने बिल रीड किया, रीड करने के बाद उस पर साइन किए, साइन करने के बाद किसे वापस किया, एक्स को। एक्स ने क्या किया, बिल को रिसीव किया। जब एक्स बिल को रिसीव करेंगे तो एक्स के लिए क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। वाई के लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल, क्योंकि इसने बिल पे किया। तो उस कंडीशंस में क्या 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे लिए करंट लायबिलिटी हुआ या नहीं हुआ, तो बिल्स पेबल हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी, विद इन ईयर इनकी पेमेंट करनी होती है। क्लियर। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स आफ्टर 1 ईयर जिनकी पेमेंट की जाए। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं 4 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो हमारे लिए क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया तो भी हमारे लिए क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। ये हमारे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, आपको भी पता है एक्सपेंडिचर मीन्स क्या है। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, एक्सपेंसेस हमारे। तो एक्सपेंडिचर को मैंने 3 टाइप्स में डिफाइन किया। फर्स्ट टाइप है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड टाइप है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड टाइप है मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होते हैं, एंड डेफर्ड रेवेन्यू क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीन्स है वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट की और उसका बेनिफिट आप लॉन्ग टाइम तक ले रहे हो, 10 ईयर्स 15 ईयर्स, लॉन्ग टाइम तक जिसका बेनिफिट्स मिले वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट ओनली 1 ईयर मिले, नेक्स्ट ईयर आपको फिर से वो एक्सपेंसेस करना पड़े तो वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें 3 to 7 ईयर्स मिले, 3 to 7 ईयर्स जिसका बेनिफिट मिले वो हमारे लिए क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई भी आपने नई मशीनरी परचेज की, न्यू मशीनरी परचेज, तो आपके लिए क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो आपने नई मशीन परचेज की उस पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे किए तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस आपके लिए क्या है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मशीन 1 टाइम इंस्टॉल होती है और मशीनरी परचेज करने से इंस्टॉलेशन तक के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल आपने मशीन पे ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कराई तो उस कंडीशन में क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी करानी पड़ेगी। और एग्जांपल लेते हैं हम, आपने मशीन फॉरेन से इंपोर्ट कराई। जब आप मशीन फॉरेन से इंपोर्ट करा रहे हो तो उस कंडीशन में आपने एक्साइज ऑफिसर को इंपोर्ट ड्यूटी पे की। इंपोर्ट ड्यूटी पे करना हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंपोर्ट ड्यूटी पे करना हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये 1 टाइम पे की जाएगी। ऐसा तो नहीं है कस्टम ऑफिसर आपके पास आएगा, हर साल आएगा आपके पास, कहेगा सर आपने एक मशीन इंपोर्ट कराई थी उसके ऊपर आपको क्या एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो उस कंडीशन में एक्साइज ड्यूटी जो हमने पे की, इंपोर्ट ड्यूटी जो हमने पे की, वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि 1 टाइम पे करनी पड़ती है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया,
आपको पता है इसकी एडवर्टाइजमेंट करानी है। एडवर्टाइजमेंट आपने कराई, मान लो आपने एडवर्टाइजमेंट पे 5 लाख रुपए खर्च किए, 5 लाख रुपीज़ एक्सपेंस किया है, एक्सपेंडिचर किया। आपको पता है इसका बेनिफिट हमें जो मिलने वाला है, बेनिफिट हमें मिलने वाला है 5 ईयर्स। ये आपके माइंड में है क्लैरिटी कि इसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, 5 साल के बाद फिर से हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। मीन्स आपका टाइम पीरियड डिफाइन है, आपको ये पता है, सर्टेनिटी है कि हमारा जो बेनिफिट है वो 3 to 7 ईयर्स के मिडिल तक मिलेगा। तो उस कंडीशन में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं सर डेफर्ड भी लॉन्ग टाइम मिल रहे हैं, कैपिटल भी लॉन्ग टाइम मिल रहा है। डेफर्ड में हमारा टाइम पीरियड डिफाइन है 3 to 7 ईयर्स, लेकिन कैपिटल में टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स। इट्स एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू 3 to 7 ईयर्स। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, सर हमारा बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स मीन्स है आपने जो भी क्रेडिट सेल किया। बैड डेट्स मीन्स जो भी आपने क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल की कंडीशंस में आपके डेटर्स रेज हुए, क्रेडिट सेल की कंडीशन में डेटर रेज हुए। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है सारे डेटर्स अमाउंट हमें दे देंगे, अमाउंट रिटर्न कर देंगे? नहीं। तो उस कंडीशंस में क्या रेज होते हैं? उस कंडीशन में बैड डेट्स हो जाता है हमारा, उस कंडीशन में पैसा डूब जाता है। फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट सेल किया 5 लाख का, अमाउंट रिसीव्ड हो गया आपको 4,90,000, तो उस कंडीशन में 10,000 जो बैलेंस रह गया वो हमारे लिए क्या हो गया? बैड डेट्स। कि ये पैसा हमारा डूब गया, विद इन ए ईयर हमें अमाउंट रिटर्न नहीं किया कस्टमर्स ने, डेटर्स ने, तो उस कंडीशन में 10,000 क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है फॉर एग्जांपल हमने कहीं से लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया और हम उसे टाइमली पेड कर रहे हैं, मीन्स हम सॉल्वेंट कंडीशन में हम टाइम से उस लोन को पेड कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी क्या होती है? आज हमने किसी बैंक से लोन लिया, उसे हम टाइम पे पेड नहीं कर सकते, हमारी कंडीशन नहीं है, हमारा दिवाला निकल चुका है, तो वो क्या है कंडीशन? इंसॉल्वेंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है। डिस्काउंट मीन्स हमें छूट दे देना, कोई भी हम प्रोडक्ट सेल परचेज करने जा रहे हैं उसमें हमें डिस्काउंट मिल जाना है, या फिर हम जो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर हम कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, वो होता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट हैविंग 2 टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड टाइप इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट पे परसेंटेज फिक्स्ड होता है, कितना % हमें देना है। इसमें परसेंटेज जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी शो ऑफ इन अकाउंट्स, ठीक है, नॉट टू बी शो ऑफ इन अकाउंट्स। इसे अकाउंट्स के अंदर शो ऑफ नहीं किया जाता, डायरेक्टली लेस किया जाता है। और कैश डिस्काउंट को ऑलवेज रिकॉर्डेड, ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट एंड देन कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कस्टमर है, वो दुकान पे गया, एक शॉपकीपर के पास गया, उसने परचेज़ करने, अपने जूते परचेज़ करने, शूज़ परचेज़ करने। उसने कहा सर ये शूज़ कितने के हैं? तो इस शॉपकीपर ने कहा भाई साहब ये 1500 के हैं। तो कस्टमर कहता है नहीं भाई साहब ये महंगे हैं बहुत। तो उस कंडीशंस में शॉपकीपर कहता है नहीं ये ठीक है, प्राइजेज़ आपको ठीक लगाए, आफ्टर डिस्काउंट लगाया है। वो कहता है नहीं भाई साहब मैं नहीं ले सकता। तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा आप बताइए, तो उन्होंने कहा मैं 1300 रुपीज़ पे करूँगा। तो दुकानदार ने कहा नहीं 1400 रुपये, इससे कम नहीं होगा, 1400 लास्ट। तो उस कंडीशन में जब वो कस्टमर उठने लगता है तो शॉपकीपर जो होता है वो कहता है ले जाओ आप 1300 में ले जाओ, कोई नहीं। दूसरा कस्टमर आया, दूसरे कस्टमर ने सेम शूज़ परचेज़ किए, उसने 1500 पूरा अमाउंट दे दिया और वो चला आया। तीसरा कस्टमर आया, तीसरे कस्टमर को सेम प्राइस बोला 1500, उसने कहा मैं 1200 से ऊपर नहीं दूंगा। यहाँ देखिए कैश डिस्काउंट में वेरीज कर रहे हैं कस्टमर कि डिस्काउंट हमारा फिक्स नहीं है। एक को हमने डिस्काउंट नहीं दिया, एक को हमने डिस्काउंट दिया 200 का,
एक को डिस्काउंट दिया हमने 300 का, तो यहाँ परसेंटेज फिक्स्ड नहीं है, वो कस्टमर वाइज वेरीज करता है कि किस कस्टमर को कितना डिस्काउंट दिया जाए। इट्स मीन्स कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है कि हमारा जो भी मटेरियल है वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, हमें इमीडिएटली कैश रिकवर्ड हो जाए, वो हमारे लिए क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट, चाहे आप 1 रुपये का माल खरीदो या 1 लाख का खरीदो, परसेंटेज फिक्स है, 10%, 15%, 20%, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स होता है उतना ही डिस्काउंट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। 1 रुपये की चीज़ खरीदो 1 लाख की, सेम डिस्काउंट दिया जाएगा। हमेशा ये लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलवेज लेस करके दिखाया जाता है, अलग से शो ऑफ नहीं किया जाता। क्लियर? ओके गाइस।